नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए, कैसे हैं? अच्छे हैं आप लोग? आज की जो हमारी चर्चा होगी, जो हमारा विषय वस्तु है, वह है सिकंदर का आक्रमण। विदेशी आक्रमण हम पढ़ा रहे थे। 2 वीडियो हमारी गई है आप लोगों के पास, जिसमें ईरानी आक्रमण को पूरा पढ़ा दिया गया है। आज जो क्लास है वह विदेशी आक्रमण में आगे सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण हुआ है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं इसी में। देखिए, सिकंदर ईरान जीतने के बाद जो उसकी राजधानी थी उसको आग लगा दिया था। उसकी राजधानी कहाँ थी? पर्सिपोलिस थी। और वहाँ उसी समय वह भारत की ओर अभियान करता है। और भारत की ओर कहाँ से अभियान करता है? भारत की ओर अभियान कहाँ से करता है? सिकंदर भारत की ओर अभियान करता है। भारत की ओर कहाँ से अभियान करता है? बल्ख से। बल्ख, इसको क्या, बल्ख का एक और नाम है, क्या नाम है? बैक्ट्रिया। ठीक, इस बैक्ट्रिया से सिकंदर भारत की ओर अभियान करता है। जब बैक्ट्रिया से वह आता है तो कहाँ, कैसे आया? सिंधु नदी से खैबर दर्रा होते हुए वह भारत में प्रवेश करता है। यह बैक्ट्रिया से सिंधु का रास्ता होते हुए आया, सिंधु से। और सिंधु का रास्ता होते हुए आया तो क्या ये दर्रे कैसे रहे होंगे उस समय? नहीं पता? चलिए, अच्छा, यह खैबर दर्रा, भाई आपने भूगोल में पढ़ा होगा ना, भूगोल में पढ़ा होगा दर्रों के बारे में। अच्छा, खैबर दर्रा पार करते हुए यह कहाँ पहुँचा? भारत में प्रवेश करता है। भारत में प्रवेश, ठीक। तो कब प्रवेश किया था? 326 ईसा पूर्व में। भारत में प्रवेश कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। ठीक, ये तो रही। अब हम इसको तरीके से बात करते हैं, ठीक ना भाई? ये जो सिकंदर की मैं बात कर रही हूँ, तो सिकंदर कौन था? ये तो हमने बता दिया कि यह बल्ख या बैक्ट्रिया से अभियान की शुरुआत करता है। सिंधु नदी खैबर दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश किया। लेकिन सिकंदर भी तो कहीं का राजा रहा होगा, है ना? पहले वो कहाँ का राजा था, वह किसका पुत्र था, इन सब बातों की चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए, यह तो थोड़ा सा बताने के लिए बता दिया कि आप पिछली क्लास में यह थोड़ी लाइन हम बताए हुए थे, है ना? बताया था ना? तो ठीक है, थोड़ा सिकंदर आप ये मेरे साथ साथ भी लिखिए, कुछ बातों को समझते रहिए, है ना? कि लिखवा दूँ मैं? समझाऊँ कि लिखवाऊँ? चलिए, पहले अच्छा समझ लीजिए। सिकंदर यूनान यानी ग्रीस, मकदूनिया के फिलिप द्वितीय का पुत्र था, ठीक ना? इतना पता है ना बेटा आपको? चलिए, हम पहले सिकंदर, ये जो यूनानी आक्रमण होता है यह किसके नेतृत्व में हुआ था? सिकंदर के नेतृत्व में। सिकंदर। अब ये सिकंदर कौन? अब इसी सिकंदर पे हमारी चर्चा होगी, ठीक है ना? सिकंदर भाई कौन था, कैसे था, जरा इस पर देखिए। ठीक,
सिकंदर यूनान, ठीक, यूनान या इसको ग्रीस भी, ठीक है ना, ग्रीस, ग्रीस, मकदूनिया। क्या हुआ? आप समझा रहे हो ना, आप समझते रहिए। आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, आप थोड़ा सा समझिए। जब नहीं समझ में आएगा तो मैं बीच में आप मुझे टोकिए, मैं बताऊंगी, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा शांत होकर देखा, ठीक है बेटा। मकदूनिया, ये मकदूनिया राज्य, ये जो मकदूनिया राज्य के राजा, मकदूनिया राज्य के राजा, राजा कौन थे भाई? फिलिप थे, ठीक, फिलिप। और फिलिप कौन थे? ये फिलिप द्वितीय थे, ठीक है ना। फिलिप का पुत्र था, पुत्र था, कौन पुत्र था? सिकंदर, ठीक, ठीक है ना। अब यहाँ सिकंदर लेंगे, लेकिन यहाँ बता दे रहे हूँ, सिकंदर था। जब सिकंदर 20 वर्ष का था, जब सिकंदर 20 वर्ष के अल्प आयु में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई। जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इसको राजा बनाया जाता है, ठीक। जब सिकंदर 20 वर्ष का था, इसके पिता फिलिप की मृत्यु हो गई थी, ठीक। सिकंदर जब मृत्यु हो जाती तो क्या होता है? सिकंदर राजा बनता है, सिकंदर राजा, ठीक है, सिकंदर राजा बनता है। सिकंदर की, अब ये जो सिकंदर है, सिकंदर विश्व विजय अभियान पे निकला था, बहुत सारे क्षेत्रों को उसने जीता। तो सिकंदर के समस्त अभियान की जानकारी कहाँ से मिलती है? सिकंदर के समस्त अभियान की जानकारी सिकंदर के समस्त अभियान की जानकारी भाई कहाँ से मिलती है? जानकारी एक विद्वान है एरियन के, ये भाई यह है, ठीक है ना, ठीक से लिख देती हूँ, चलिए। एरियन के एनाबोसिस एक पुस्तक है, एरियन की लिखी हुई पुस्तक है एनाबोसिस, ठीक। एरियन के एनाबोसिस पुस्तक से मिलती है, ठीक। 330 ईसा पूर्व तक ईरानी साम्राज्य पर 330 ईसा पूर्व तक ईरानी साम्राज्य पर सिकंदर का पूर्ण नियंत्रण हो चुका था, ठीक। और जो ईरान का राजधानी था पर्सिपोलिस, ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस को सिकंदर ने अग्नि से जला दिया था, इसे अग्निसात कहते हैं, ठीक ना, अग्निकांड जला दिया, ठीक। और उसी के बाद यह भारत का अभियान करता है। 330 ईसा पूर्व तक ईरानी साम्राज्य पर नियंत्रण किसका नियंत्रण हुआ? सिकंदर का हुआ था नियंत्रण। सिकंदर का हो जाता है, ठीक,
हो जाता है, नहीं हो गया था, ठीक, हो गया था, ठीक है ना। जब सिकंदर का नियंत्रण हो गया तो ईरानियों का जो राजधानी थी पर्सिपोलिस, उसको आग से जला देता है और उसी के बाद वह भारत की ओर रुख करता है। तो चलिए, बोर्ड तो भर गया है, आप इसे ज़रा स्क्रीनशॉट जिसको खींचना है खींच सकता है। हो गया। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? अरे भाई, बता तो रही हूँ, सिकंदर जब ईरान को जीत लेता है, उसकी राजधानी पर अधिकार कर लेता है, तो उसी के बाद ही वह भारत की ओर रुख करता है, अर्थात भारत विजय की शुरुआत करता है, ठीक है, भारत विजय की शुरुआत करता है। आप परेशान मत होइए, नहीं समझ में आएगा फिर बताऊंगी, या तो आप रुक जाना, मैं बाद में भी बताऊंगी, ठीक है ना। चलिए, 326 ईसा पूर्व में भारत विजय हेतु शुरुआत होती है, ठीक ना। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व के बाद चल रही है, ठीक। अब यहाँ से भी आप लिख रहे हैं ना आप लोग, चलिए, ईरानी विजय के बाद सीधे मैं लिख ही देती हूँ, साथ में लिख लीजिए, ठीक। ईरानी विजय के बाद सिकंदर सिंधु नदी तथा खैबर दर्रा पार कर के 326 ईसा पूर्व में भारतीय भूमि में प्रवेश किया, भारतीय भूमि में प्रवेश किया। प्रवेश मतलब आना ही होता है, ठीक है ना। भारत में सिकंदर भाई भारतीय भूमि पर वह प्रवेश करता है, कब? 326 ईसा पूर्व में। और भारत में सिकंदर कितने दिन तक रहा था? भारत में सिकंदर मात्र 19 महीने तक रहा था, ठीक। यह सिकंदर की सेनाएं सतलज नदी को पार नहीं कर पाती, आगे नहीं बढ़ती हैं, वो थकी होती हैं और अपने घर परिवार से काफ़ी दूर हो जाते हैं वो लोग, तो आगे जाने से मना कर देते हैं और वहीं से सिकंदर वापस भी लौटता है। चलिए आगे आगे मैं बताती हूँ, ठीक है ना। भारत में सिकंदर 19 महीने तक रहा, ठीक। कब से कब तक रहा? 326 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक, ठीक। इतने ही समय तक यह रहा। भारत में सिकंदर की सीमा रेखा क्या थी? ब्यास नदी। ब्यास नदी के बाद आगे वह नहीं बढ़ पाया, ठीक। यहाँ लिख देती हूँ, है ना। भारत में सिकंदर की सीमा रेखा, भारत में
सिकंदर की सीमा रेखा, भारत में सिकंदर की जो सीमा रेखा थी ब्यास नदी तक थी भाई। ब्यास, जानते हैं ना ब्यास नदी को? ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था? याद करके बताइए। ठीक, ब्यास नदी तक थी, ब्यास नदी तक थी। इस ब्यास नदी के आगे यानी पूर्व में, ब्यास नदी के पूर्व में इस ब्यास नदी के पूर्व यानी आगे भाई, आगे सिकंदर नहीं बढ़ पाया। सिकंदर नहीं बढ़ पाया। नहीं बढ़ पाया था और यहीं से वापस होना पड़ा। यहीं से वापस होना पड़ा भाई। क्यों होना पड़ा होगा सिकंदर को? क्योंकि इसके सैनिकों ने इनकार कर दिया था, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। भाई क्यों इनकार कर दिया होगा? ये थक गए थे, अपने परिवार से काफ़ी दिनों से बहुत दूर थे। ये थक गए थे, अपने परिवार से दूर थे। ठीक भाई, इनको अपने परिवार की याद आती होगी, है ना? जो सैनिक थे, मान लीजिए उनके पत्नी जी को याद आ गया होगा कि भाई कैसे होंगे, कोई उसमें इकलौता पुत्र हो, अपनी माता जी का बड़ा प्यारा हो, तो तमाम बातें। ये तो वैसे मजाक के लिए कह रही हूँ आपको। क्या हुआ, हंसी आ गई? अच्छा, अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट से खींचिए, आगे बताती हूँ। हो गया होगा? ये समझ में आया ना? फिर से समझा दो, आया कि नहीं? देखिए, यह हम बता रहे हैं कि ईरानी विजय के बाद सिकंदर सिंधु नदी तथा खैबर दर्रा पार करके 326 ईसा पूर्व में भारतीय भूमि में प्रवेश किया। भारत में सिकंदर 19 महीने तक रहा और 326 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक रहा था। कौन? सिकंदर था। ठीक है, भारत में सिकंदर की सीमा रेखा क्या थी? ब्यास नदी थी भाई। ठीक ना? ब्यास नदी के आगे उसके सैनिक नहीं बढ़ रहे थे। ठीक, सिकंदर यहीं से वापस हो जाता है क्योंकि इसके सैनिक आगे नहीं बढ़े। ठीक ना? इनकार कर दिए थे, थक गए थे। यह सब बातें कई बार हो चुकी। अब तो आप लोग ब्यास नदी के तट पर ही, जब सिकंदर ब्यास नदी के आगे नहीं जा पाया तो सिकंदर ब्यास नदी के तट पर ही अपनी सीमा रेखा सुनिश्चित करता है और अपनी देवी देवताओं की वहाँ पर पूजा पाठ भी करता है, 12 वेदिकाएं भी बनाता है। ना समझ में आए तो तुरंत बोलिए, मैं वापस दोबारा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सरल से सरल करके बताने का प्रयास कर रही हूँ। ब्यास नदी के तट पर ही
सिकंदर व्यास नदी के तट पर ही अपनी सीमा रेखा निश्चित कर दिया कि हमारा राज्य यहाँ तक है। ठीक, और यहाँ पर यूनानी देवताओं की जब निश्चित कर दिया सीमा रेखा, तो यहीं और यहाँ पर यूनानी देवताओं की 12 वेदिकाएं बनाई। 12 वेदिका जब बना दिया तो भाई क्या किया? पूजा किया अपनी देवताओं का। किसने? सिकंदर ने। सिकंदर 324 ईसा पूर्व में भारत से वापस चला गया तथा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर सिकंदर 324 ईसा पूर्व में भारत से वापस चला गया तथा 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। चला गया तथा 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, ये तो रहा सिकंदर के बारे में। ठीक है ना। अब सिकंदर भाई आता है तो क्यों आया? क्योंकि हमने जब ईरान वाला बात बताया था कि नक्शा बना के बताया था ना, ऐसे बताया था कि इधर वाला इलाका पश्चिमोत्तर था, ईरान भी इधर से आक्रमण करता था। क्यों? यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे। हमने बताया इसी तरीके से यहाँ पर यूनान भी आक्रमण करता है। ठीक, यूनान किसके नेतृत्व में? सिकंदर के नेतृत्व में। ठीक, तो जब वह आक्रमण करता है तो इसको भी इस तरीके से भागों में बांट देता है। 3 भाग इधर कर देता है, 3 भाग इधर कर देता है। और इधर वाले जो सिकंदर का जो इधर वाला हिस्सा था वह भारतीय सेनापति नियुक्त करता है। अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं। हम आपको एक बार यहाँ पर पहले बता दे रही हूँ कि ताकि जब मैं बताऊँगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, और इधर वाले 3 भाग पर वह यूनानी सेनापति नियुक्त करता है। अभी इतना ही समझिए, उसके बाद आगे बता रही हूँ। ठीक ना। तो हम यह बता रहे थे कि पश्चिमोत्तर भारत की तात्कालिक स्थिति क्या थी। जब सिकंदर पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो यहाँ पर अनेक छोटे छोटे राज्य थे, और अनेक कितने थे? 30। कहीं पर 30 राज्य की चर्चा है, कहीं पर 28 राज्य की चर्चा है। राज्य यानी क्षेत्र थे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। जब सिकंदर आक्रमण करता है, आपके केसी श्रीवास्तव में 28, केसी श्रीवास्तव की जो पुस्तक उसमें 28 क्षेत्रों की चर्चा है, और कुछ पुस्तकों में 30 की। ठीक, तो हम आपके परीक्षा में अगर कभी राज्यों के बारे में पूछे कि कितने थे 30 या 28, तो
आप समझ के लगा दीजिएगा, वैसे मैं 30 ही लिख रही हूँ, ठीक, 28 और 30 लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो पश्चिमोत्तर भारत में तात्कालिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं, ठीक। पश्चिमोत्तर भारत में उस समय जो स्थिति थी भारत में, भारत की तात्कालिक स्थिति की बात कर रहे हैं भाई। कैसी थी? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जब सिकंदर, लिख ही देती हूँ साथ में ना, जब सिकंदर पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण करता है, उस समय यहाँ 28 या 30 शक्तियाँ थी, या क्षेत्र या राज्य थी, ठीक। छोटे बड़े राज्य थे, ठीक है ना, छोटे बड़े राज्य थे, ठीक, छोटे बड़े राज्य थे। तो सिकंदर को भी इसी चीज़ का मौका मिल गया कि चलते हैं, हम आक्रमण करते हैं और अपने यूनान में मिला लिया जाए, ठीक। क्या हुआ? हाँ भाई, जब सिकंदर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आक्रमण करता है, उस समय, अभी हमने नक्शा बताया था बना के ना, तो उस समय 28 या 30 छोटे छोटे बड़े राज्य थे, ठीक। शक्तियाँ मतलब राज्य थे, ठीक है। वहाँ पर भी कोई न कोई गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक टाइप का शासन चलता था, ठीक। अब पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करने के लिए 2 लोगों ने न्योता भी भिजवा दिया था। अब न्योता का मतलब होता है निमंत्रण यानी बुलावा। 2 लोगों ने भारत से सिकंदर को बुलावा भेज दिया था, ठीक। क्या ये हो? फोटो खींच लीजिए, बताती हूँ, ठीक। स्क्रीनशॉट हो गया? अरे भाई, हमने बताया कि पश्चिमोत्तर भारत पर, चलिए साथ में लिखते ही रहती हूँ तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप समझिए, आप ये लाइन चाहे तो लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, ठीक है ना। पश्चिमोत्तर भारत पर लिख ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करने के लिए भाई 2 लोगों ने बुलावा भेजा था, बुलावा या निमंत्रण। इसी निमंत्रण को मैंने न्योता बोल दिया। हमारे यहाँ भोजपुरी में निमंत्रण को न्योता बोलते हैं ना, ठीक। अच्छा, हाँ भाई, अब भोजपुरी कोई बोलने वाला तो है नहीं, लेकिन हम तो अभी बोलते हैं। हाँ, काहे बदे कि ये हमारी भाषा है और मैं इसे नहीं छोड़ती हूँ। हमारे घर में बहुत सारे लोग मना करते रहते हैं, ना बोलो, लेकिन क्या करें, हम तो बोलते ही हैं, रोक नहीं पाते, ठीक। तो पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करने के लिए 2 लोगों ने बुलावा भेजा था। कौन 2 लोग थे? एक था आंभी कहाँ का राजा था? तक्षशिला का। और दूसरा राजा था, क्या नाम था? शशिगुप्त। वो शशिगुप्त कहाँ का राजा था? शशिगुप्त हिंदू कुश का राजा था, ठीक।
और इन दोनों ने अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए बुलावा भेजा था कि वो आएगा, कुछ लूट उट को ले जाएगा और यहाँ की बाकी लोग थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, तो जब चला जाएगा तो हम उन पे आक्रमण करके जीत उत लेंगे, अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। इस तरीके का मनसा रखते हुए इन लोगों ने बुलावा भेजा, लेकिन ये उल्टा हो गया। जब वो आया तो भाई कुछ लोग क्षेत्रों को तो जीता, बोला कि तुमको काहे छोड़ देंगे, तुमको भी हम जीतेंगे। अभी सब डर जाते हैं, अरे फिर क्या हुआ, आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक, चलिए अच्छा थोड़ा लिखने वाले भाषा में कर दूं, कहानी बताना जरूरी हो जाता है ना। जो प्रथम निमंत्रण किसने भेजा था, निमंत्रण भेजा था भाई, भेजा था, ठीक है ना। नहीं लिखूंगी तो आप भी आगे नहीं लगा सकते हैं, लगा लिया करिए। चलिए, जो प्रथम निमंत्रण था, निमंत्रण किसने भेजा था, आंभी ने। आंभी, आंभी कहाँ का राजा था, ब्रैकेट में लिख ही लीजिए, तक्षशिला। तक्षशिला आंभी ने भेजा था। आंभी का ये जो आंभी का राज्य कहाँ रहा, कहाँ तक था, आंभी का जो राज्य था वह झेलम तथा सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र। आंभी का राज झेलम तथा सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र था, बीच का क्षेत्र था। ठीक, अब ये जब आंभी को पता चलता है कि सिकंदर आ रहा है, तो आंभी चतुराई दिखाते हुए अपना एक दूत भी भेज देता है, आपका स्वागत है। ठीक, आपका स्वागत है। और वह दूत आंभी का भेजा हुआ सिकंदर से कहाँ मिलता है, बुखारा मिलता है। ठीक, उस बुखारा का एक नाम और है, ओ हिंद शायद नाम है, ओ हिंद। ठीक, चलिए, और ये प्रथम निमंत्रण की बात कर रहे हैं, किसने भेजा, आंभी ने भेजा। कहाँ का राजा, तक्षशिला। और दूसरा निमंत्रण किसने भेजा भाई, ये तो पहला निमंत्रण हो गया। ठीक, दूसरा निमंत्रण किसने भेजा, दूसरा निमंत्रण शशिगुप्त ने भेजा था। शशिगुप्त कहाँ का राजा था, हिंदू कुश का, हिंदू कुश। ठीक, हिंदू कुश का राजा, ठीक ना, हिंदू कुश का राजा था। इसने क्या भेजा था, बुलावा भेजा था, बुलावा भेजा था, आओ सिकंदर जी आक्रमण करो और मैं भी अच्छा वाला राजा बन जाऊं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इतिहास में यह धोखेबाज के रूप में जाने जाएंगे। ठीक, अब ये ठीक, आंभी ने अभी बात बता दिया ना कि आंभी तो सिकंदर की सहायता करने के लिए एक दूत भेजा था कि हम आपके साथ हैं, और वह दूत बुखारा या ओहिंद में जाकर मिलता है। तक्षशिला का राजा आंभी तथा हिंदुकुश का राजा शशिगुप्त ने आत्मसमर्पण कर दिया था इसके सामने। ठीक है ना, पहले तो भाई इन लोगों ने बुलावा भेजा, लेकिन इनको भी वह खाने के लिए तैयार बैठा था। क्या किया, डर के मारे इन दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, चलिए लिखती रहती हूँ साथ में, है ना बेटा, लिखो। बुलावा भेजा था, चलिए इसी में जो लाइनें हमने बताया सीधे याद करने के लिए आसान हो जाएगा, लिख देती हूँ। आंभी ने
सिकंदर की सहायता करने के लिए, सिकंदर की सहायता करने के लिए एक दूत भेजा था। एक दूत, दूत मतलब संदेशवाहक, दूत भेजा था कि हम आपके साथ हैं। दूत, ये जो दूत कहाँ भाई मिला सिकंदर से? दूत कहाँ मिलता है? यह दूत मिलता है, दूत कहाँ मिला? ठीक, कहाँ मिलता है दूत? बुखारा में मिलता है। बुखारा, बुखारा को एक और नाम से जानते हैं क्या? हाँ, ओहिंद, ओहिंद, ओहिंद। ठीक, समझ में आ रहा ना? अब अगली लाइन लिखिए। तक्षशिला का राजा, एक ही लाइन में लिख दे रही हूँ ना तो याद रहेगा। तक्षशिला का राजा, तक्षशिला का राजा आंभी, आंभी तथा हिंदूकुश का राजा, हिंदूकुश का राजा शशिगुप्त, शशिगुप्त ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, भाई इनके अलावा एक और भी थे। इतना अच्छा मित्रवत व्यवहार किया कि पूछिए नहीं। एक निशा जाति थी। ठीक, अब निशा जाति तो खुश हो गया, जैसे वह तो ऐसा आत्मसमर्पण किया कि निशा जाति ने आत्मसमर्पण करने के साथ साथ सिकंदर के वंशज होने की भी घोषणा कर दी। उसने कहा कि हम आपके वंशज हैं। ठीक, ये हो गया। इसको खींचिए तो जरा बताते हैं। हो गया? ठीक, निशा जाति ने मित्रवत व्यवहार करते हुए, लिखिए निशा, भाई निशा जाति ने मित्रवत व्यवहार भाई ऐसा मित्र किस काम का, है ना? बेकार, अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं ये लोग। मित्र, निशा जाति ने मित्रवत व्यवहार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया, है ना? इनके पास हिम्मत नहीं था लड़ने का। आत्मसमर्पण कर दिया तथा अपने को यूनानियों का वंशज भी घोषित कर दिया। तथा अपने को यूनानियों
भाई ना इधर से रही, यूनानियों का वंशज, का वंशज वंशज भी घोषित कर दिया। ठीक कर दिया था, बताइए। भाई देखिए, अब तो जो नाम मैंने बताए कि दो लोगों ने निमंत्रण देके सिकंदर को भारत पर बुलाया भारत को जीतने के लिए, और एक ने तो इतना अच्छा मित्रवत व्यवहार किया कि अपने को यूनानियों का ही वंशज मान बैठा। ठीक, घोषित कर लिया कि आज से हम आपके वंशज हैं। अब कुछ वो नाम मैं बता रही हूँ जिन लोगों ने सिकंदर का विरोध किया कि तुम मत आओ हमारे देश, तुम्हारा कोई काम नहीं है। इन लोगों ने कड़े विरोध किए। इसमें वहाँ के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के जो स्थानीय लोग थे, जो राज्य थे वहाँ पर, उसमें बहुत सारे लोग थे। यहाँ तक कि स्त्रियों तक ने लड़ाई किया था। जब उनके परिवार के सगे संबंधी यानी जो पुरुष युद्ध में मारे गए तो स्त्रियों ने भी लड़ाई किया था। ठीक, और जो लेखनी का कार्य करने वाला अर्थात ब्राह्मण वर्ग, इन्होंने भी सिकंदर के विरोध में तलवारें उठा लिया। चलिए आगे बताते हैं। तो भाई कुछ नाम मैं गिना दे रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं 28 का 28 नहीं बताऊँगी, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होंगी वहीं 10 से 11 की चर्चा कर रही हूँ। आप एक एक लाइन लिख लीजिए। बाकी जिसे चाहिए कि हम 28 या 30 जानकारी चाहिए कि कौन कौन से वहाँ पर क्षेत्र थे, राज्य थे, तो वह केसी श्रीवास्तव में अच्छे तरीके से दिया है, वह देख लेगा। ठीक है ना। जो सिकंदर का विरोध करने वाले कौन थे भाई? सिकंदर का विरोध करने वाले ठीक, यानी किसने किसने विरोध किया। एक नाम था पोरस। ठीक, नाम लिखते हैं पहले, पोरस। इसको क्या कहते हैं? इसको पुरु भी कहते हैं ना, पुरु में समझिएगा। इस पोरस का झेलम तथा चिनाव नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है वही पोरस का राज था। इसका जो राज था, पोरस का राज क्या था भाई? झेलम तथा चिनाव नदियों के बीच का क्षेत्र था। ठीक, क्षेत्र था जहाँ पोरस का राज्य था। और निचली सिंधु घाटी में ब्राह्मण भी रहा करते थे। ठीक, उन्होंने भी विरोध किया। एक दूसरे नंबर पे है निचली ल लिखो भाई, निचली सिंधु घाटी, निचली सिंधु घाटी के ब्राह्मणों ने ठीक, ब्राह्मणों का जो क्षेत्र था, ठीक, यहाँ पर क्षेत्र था, इन्होंने भी विरोध किया। तीसरे नंबर पे एक है अभिसार। ये जो है अभिसार संभवतः पंजाब वाला क्षेत्र था। अभिसार अभिसार ने भी सिकंदर का विरोध किया। ठीक, फिर चौथे नंबर पे है एक है क्षुद्रक
क्षुद्रक तथा मालव, क्षुद्रक तथा मालव, क्षुद्रक तथा मालव एक होकर यानी संगठित होकर इन लोगों ने सिकंदर का विरोध किया। और जो ये यहाँ पर कौन लोग थे, यहाँ पर भी ब्राह्मण लोग थे। कौन लोग थे? ब्राह्मण लोग थे भाई, ब्राह्मण, ठीक है ना। यहाँ पर भी ब्राह्मण लोग थे। यही क्षुद्रक तथा मालव के जो ब्राह्मण लोग थे वो भाई पूजा पाठ करने वाले लोग थे। इन लोगों ने अपनी लेखनी छोड़ के हाथों में तलवार उठा लिया था और सिकंदर का विरोध किया। और सिकंदर को इन लोगों ने घायल भी कर दिया था। अभी मैं पोरस की बात नहीं बताई हूँ, ठीक है ना, पोरस की बात बता रही हूँ। सिकंदर को घायल कर दिया था और सिकंदर जब क्या हुआ कि घायल होके फिर वो चला गया, उसके भी सैनिक मारे गए और यहाँ पर भी काफ़ी लोग मारे गए। फिर वह जब वापस आता है तो इतने गुस्से में रहता है प्रतिशोध लेने के लिए कि यहाँ के छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक, छोटा बच्चा है, एक नवजात बच्चे से भी, और जितने भी लोग स्त्री पुरुष सबको मार डालता है। और इनके निंदा भी होती है इन सब चीज़ों की इनके ग्रंथों में, ठीक है ना। और सबसे बड़ी निंदा क्या होती है उसकी बात कर रही हूँ। एक नाम था कठ, ठीक। अच्छा पोरस का बता दें, ठीक है, अच्छा पोरस का बता देते फिर आगे कहानी। देखिए ये जो पोरस है, पोरस में जो दो लोग थे भाई, इन लोगों ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन जब सिकंदर का संदेशवाहक इस पोरस के राज्य में जाता है तो उसने अधीनता स्वीकार नहीं की, आत्मसमर्पण नहीं किया। पोरस ने सीधे सीधे दूत से कहलवा भेजा कि यूनानी विजेता का मैं दर्शन रण क्षेत्र में करूँगा, अर्थात युद्ध क्षेत्र में करूँगा, ठीक। युद्ध के मैदान में ही इस यूनानी विजेता यानी सिकंदर का मैं दर्शन करूँगा। फिर इसने भाई खुली चुनौती दी। फिर सिकंदर भी आता है और देखता है कि उसकी विशाल सेनाएं और उसके बाहुबल को देखते हुए, और सिकंदर भी कहता है कि अभी तक जो मेरा सामना हुआ था वह किसी जानवर जंगली लोगों से हुआ, लेकिन अब शायद किसी वीर योद्धा से हो रहा है। जब युद्ध हो रहा था उसी समय बारिश बहुत हुई, मतलब पहले भी बारिश हुई होगी, बारिश बहुत हुई और इतनी बारिश हुई कि बाढ़ भी आ गई। तो भाई युद्ध थोड़ा रुका। रात के समय सिकंदर धोखा देते हुए उस बाढ़ को कोई परवाह नहीं किया, उस पानी में ही अपने घोड़ों को, अपने सैनिकों को उतार देता है और सिकंदर के पास जा डटता है। और पोरस के पास पहुंच जाता है। और पोरस की सेना भी इस चीज़ से अनजान रहती है कि अब क्या हो गया। फिर भी यह लोग पूरे जोश खरोश से युद्ध के मैदान में आते हैं। और पोरस की भी बहुत बड़ी सेना थी, पोरस भी खुद एक वीर योद्धा था। सिकंदर के पास अश्वारोही थे, उसके पास बहुत सारे घोड़े थे, अच्छे हथियार भी थे। और पोरस के पास युद्ध लड़ने के लिए हाथी बहुत सारे थे, ठीक। और इसके पास पदाती सैनिक थे। और इनके पास, पोरस के पास बहुत अच्छे धनुर्धर हुआ करते थे, धनुर्धर थे। और इतने वहाँ के लोग इतने लंबे लंबे थे कि उनकी धनुष भी बहुत ऊंची ऊंची हुआ करती थी, लंबी होती थी। और उस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ती थी
वह पैर से चढ़ती थी, ठीक, पैर से चढ़ के चढ़ाते और तीर छोड़ा करते थे। तो बारिश इतना हुआ कि वहाँ की मिट्टी दलदली हो गई, बहुत गीली हो गई, और दलदली होने के कारण जब भी पैर से प्रतंचा चढ़ाते थे तो वो जो डोर होती है वो ठीक से चढ़ नहीं पाती थी और धनुष बाण भी चले नहीं पाता था। और इतनी दलदली होने के वजह से पोरस की हाथियाँ भी अपने ही सैनिकों को कुचल देती थी। भाई वो हिनहिना करके भागती थी, क्योंकि उनका लड़ तो पाते नहीं थे, इतनी दलदली ज़मीन थी कि वो फिर भागने शुरू, ठीक से टिक नहीं पाए, धनुर्धर उनके धनुष चला नहीं पाए, बाण छोड़ नहीं पाए, उनके जो भाला फेंकने वाले थे वो सब के सब। कहने का मतलब ये है कि बरसात की वजह से पोरस का पक्ष बहुत ही कमज़ोर हो गया और सिकंदर धोखे से ही तो युद्ध किया था। और परिणाम ये निकलता है कि सिकंदर युद्ध में जीत जाता है। फिर भी अकेला पोरस लड़ता हुआ वह पकड़ा जाता है। जब वो देखता है कि इसकी सेना हार गई, तभी वह आंभी को भेजता है कि जाओ उसको बंदी बना लाओ। तो आंभी जाता है और देखता है कि आंभी आया है, तो वह बहुत ही गुस्से में उसके तरफ कुछ भाले वगैरह फेंकता है कि मार डालूंगा तुम्हें। तो संयोग से आंभी बच जाता है, पोरस नहीं मार पाता। और इस चीज़ का चित्र एक मुद्रा पर भी चित्रित है बकायदे। एक तरफ पोरस आंभी को मार रहा है, ठीक, बरछा लिए हुए, और दूसरे तरफ सिकंदर का भी है, ठीक, अश्व के साथ। इस तरीके की भी बातें हैं, सिक्के पे चित्र अंकित है, ठीक है ना। तो जब फिर उसके बाद एक उसका मित्र भी होता है पोरस का, उसका नाम होता है मेरुस, शायद नाम है, देखिए क्या नाम नहीं, मेरुस ही नाम था। तो वह आता है, उसके प्रभाव से वह पोरस आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण के मतलब कि भाई क्या कर सकता है, भाई उसके सेनाएं मार दी गई, कुछ नहीं करता, आत्मसमर्पण ही हुआ। फिर सिकंदर के सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं, और बंदी बनाने के बाद जब सिकंदर के सामने पेश किया जाता है, ले जाया जाता है पोरस को, तो उसने कहा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो सिकंदर, पोरस ने बहुत ही निर्भीकतापूर्वक सिकंदर के सामने कहा कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार करो। इस बात को सुनकर सिकंदर बड़ा प्रभावित होता है और सिकंदर पोरस के राज्यों को लौटा देता है और अपना मित्र भी बना लेता है, ठीक। तो ये कहानी हमने बता दिया भाई, छूट गई थी ना, नहीं तो आप बाद में टोकते। हमें लगा कि इसमें थोड़ा और जोड़ ओड़ के थोड़ा बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते, नहीं तो बेटा 1 घंटा लगभग लग रहा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर बीच में बताती हूँ। अब 4 नंबर एक था कठ, ठीक। ये जो कठ है, कठ वाला भी मतलब पंजाब वाले ही क्षेत्र में आता है, ठीक। इनके पास काफ़ी बड़ा, ये जो कठ है इनके पास काफ़ी बड़ा नौका घाट था, मतलब ये लोग नाव बनाने वाले लोग रहे होंगे। इनसे भी युद्ध होता है, ये भी हार जाते हैं, और ये लोग सिकंदर को ऐसे नाव भेंट करते हैं कि जिसमें रसोई बना हो, नाव में खाना वाना पका सकते हो, है ना। तो वैसा रसोई वाला नाव इस कठ ने सिकंदर को भेंट किया, और ऐसे सुरक्षित नाव बना के दिया जो परिवहन बड़े अच्छे से किया जा सके, ठीक है ना, ऐसे। तो इन सिकंदर को यहाँ से बहुत सारे नाव प्राप्त हो गए। भाई जब हरा देगा तो नाव तो सारी संपत्ति इसी को हो गई ना। एक नाम था औरनस, ठीक। 6 नंबर पे हम लिखते हैं औरनस, और ठीक। ये जो औरनस की मान्यता है, औरनस के लिए एक बात है कि यहाँ के लोगों को, औरनस के लोगों को कृष्ण भी नहीं हरा पाए थे, यानी कि जनजाति टाइप के लोग रहे होंगे, ठीक।
ऐसी मान्यता है। और यह मान्यता कहाँ पर है? यूनानी पुस्तकों में, यूनानी लेखकों ने लिखा है। और कृष्ण के लिए क्या नाम लिखा है? हेराक्लीज लिखा है। यूनानी लेखकों ने कृष्ण के लिए हेराक्लीज नाम, और यह बताया है कि हेराक्लीज ने ओरनस के दुर्ग को कभी भेद नहीं पाया, कभी नष्ट नहीं कर पाया, लेकिन इसके दुर्ग को सिकंदर नष्ट कर देता है। किसके? ओरनस के दुर्ग को, यानी किले को सिकंदर नष्ट कर देता है भाई, मतलब जीत लेता है। ठीक, यह बात समझ में आई भाई? इसके किले को ध्वस्त कर दिया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के जो भगवान कृष्ण थे वो भी नहीं जीत पाए इनसे। अच्छा, चलिए, एक है अद्वैताई। 7 नंबर पे है अद्वैताई। अद्वैताई भी कहाँ का था? ये कहाँ रहते थे ये सब? रावी, ठीक है ना? रावी नदी के पूर्व, ठीक है ना? रावी नदी के पूर्व में रहते थे। पूर्वी इलाके में लोग रहते थे, ठीक है ना? और इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रिंसपा थी। इनकी राजधानी थी प्रिंसपा। ये मैं जानबूझ के लिख रही हूँ क्योंकि पूछ सकता है भाई। ठीक से फिर से देख ले, प्रिंसपा कहाँ गया? प्रिम्पा थी भाई, इनकी राजधानी प्रिम्पा थी। बात समझ में आ रही है? समझ में आई नहीं इतनी बात? अब आगे कुछ 2-4 और बता देती हूँ। इतना अच्छा, पहले स्क्रीनशॉट हो सके तो खींच लीजिए। खींच लेंगे? चलिए, अच्छा। एक हम यहाँ पर एक 8 नंबर पे हैं अश्वक। ये जो अश्वक है, ठीक, अश्वक क्षेत्र के लोग भी सिकंदर से अश्वक क्षेत्र के लोग भी सिकंदर से युद्ध किए, और युद्ध में सारे के सारे पुरुष मारे जाते हैं। ठीक, जब इनके घर में कोई नहीं बचता है पुरुष वर्ग, तो इनकी महिलाएं वीरता दिखाती हैं। इनकी महिलाएं सिकंदर और सिकंदर की सेनाओं से युद्ध करती हैं। यहाँ तक कि ये अश्वक की महिलाएं सिकंदर को घायल भी कर देती हैं। फिर सिकंदर वही करता है। फिर सिकंदर दूसरे दिन भाई दुगनी शक्ति से अपना साहस भरते हुए जाता है और उन महिलाओं को मौत के घाट उतार देता है, सबको मरवा देता है, कोई नहीं बचता है। अश्वक बिल्कुल वीरान हो जाता है। तो इन महिलाओं के मारने से सिकंदर की काफ़ी निंदा हुई है। वहाँ के जो विद्वान हैं डियोडोरस और प्लूटार्क, डियोडोरस भाई, महिलाएं भी लड़ती हैं यहाँ पर, महिलाएं, ठीक, महिलाएं लड़ती हैं, कैसे, क्यों लड़ती हैं? इनके
मतलब जब पति लोग मर जाते हैं, ठीक है ना, तो ये महिलाएं लड़ती हैं और सिकंदर को क्या करती हैं, घायल भी कर देती हैं, घायल भी करती हैं। और सिकंदर क्या करता है, सिकंदर इनको मरवा देता है, मरवा देता है। ठीक, इसका निंदा किया गया है। किसने निंदा किया, एक नाम है प्लूटार्क और डियोडोरस, यूनानी जो लेखक हैं डियोडोरस तथा प्लूटार्क, ये जो है बहुत निंदा करते हैं कि भाई, निंदा के मतलब कि तुम ऐसे अभियान पे निकले हो जहाँ पर बच्चे और महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे, उनको अच्छा नहीं लगा यह कार्य सिकंदर का, तो उसकी निंदा की गई है। ठीक, एक नाम है, ये 8वें नंबर पे, अब 9वें नंबर पे एक नाम है पटलेन। ठीक, यहाँ से के लोगों से भी युद्ध होता है सिकंदर का, पटलेन से भी, पटलेन या पाटल नाम है, यहाँ भी सिकंदर हरा देता है यहाँ के लोगों का। ठीक, एक नाम है आगास, एक नाम है, नाम लिख लो, स्लोसी, ये आगा लासोई, ये आगा लासोई, यहाँ के क्षेत्र के लोग जो होते हैं ना, आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ के लोग आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, युद्ध तो करते ही हैं, तो ये लोग आत्मसमर्पण करने के बजाय सिकंदर के सामने आग जलाकर उसमें कूद जाते हैं, मर जाते हैं सब के सब। न हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं, हम आत्मसमर्पण, तुम हमें ही, भाई युद्ध है, होगा, हार जाएंगे, तो जब हार जाएंगे तो उनके सामने झुकना होगा। तो इन लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, यहाँ के लोगों ने। ठीक, और आग में कूद गए। और इस बात की चर्चा एक प्रकार से जौहर की याद दिलाती है कि यहाँ पर छोटे बड़े बच्चे महिलाएं सब के सब जौहर कर लेते हैं। ठीक, भाई जौहर तो नहीं था उस समय, लेकिन ठीक है ना, इस घटना को राजपूतों का पूर्वाभास भी मान सकते हैं। ठीक, एक और नाम था, उसका नाम था सौभूति। ठीक, इस सौभूति को एक नाम से और जानते हैं भाई, क्या नाम था, सोफाइटस। ठीक, और ये भी झेलम वाले ही क्षेत्र में थे, झेलम के तट पर ही इनका राज था। किसका, स्वभूति या सोपाइटस का। ठीक है ना, यहाँ के शासक सिकंदर से युद्ध तो किया, लेकिन जब देखा यहाँ स्वभूति या सोफाइटस के शासक युद्ध किया, जब देखा कि हार जाऊंगा तो इससे अच्छा इसने संधि कर लिया। जब संधि कर लिया और सिकंदर को अपने दरबार में बुलाता है और भाई बड़ा स्वागत करता है यहाँ के शासक ने, और जो इनके पास जो शिकारी कुत्ते होते हैं, उस शिकारी कुत्तों से मनोरंजन करवाता, यानी जो खेल वगैरह जो हो सकते हैं भाई उस समय। भाई प्राचीन काल में तो लोग कबूतर भी आपस में लड़ाते थे, मुर्गे भी लड़ाते थे, और क्या क्या अपनी जीत हार करते थे, है ना। बाद में वो जीत हार खुद लड़ने लगे, पहले जानवरों को लड़ाई करते थे। तो इसी स्थिति में ऐसे मनोरंजन के भी साधन थे,
तो यहाँ पर इन लोगों ने शिकारी कुत्तों, भाई यहाँ लिख देती हूँ, शिकारी कुत्तों से मनोरंजन करवाया, मनोरंजन किया है भाई, खेल तमाशे दिखाए यहाँ के शासक ने और सिकंदर हो गया खुश। ठीक, अब बताओ इसमें भाई शिकारी कुत्ते से मनोरंजन का प्रदर्शन करवाया, खेल खिलवाया और सिकंदर खुश हो गया। संधि तो वैसे ही हो गई थी ना, नहीं समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए? आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट खींचिए, हो गया होगा। देखिए इसे मैं, आप लोगों ने लिख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो मैं लिखवा दूंगी क्योंकि बहुत समय हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर, हमने अभी जो समझाया है, हमने मुश्किल से 11 की बातें समझाई, लेकिन सिकंदर पश्चिमोत्तर क्षेत्र पे जब आक्रमण करता है तो 28 या 30 क्षेत्र थे, ठीक है ना। फिर से समझिए भाई, सिकंदर भाई पश्चिमोत्तर क्षेत्रों को जीतता है और ये जो क्षेत्र कितने थे, 28 या 30, छोटे बड़े थे, ठीक है ना। यह बात समझ में आई। अब हमने आपको बताया कि सिकंदर ब्यास नदी के आगे नहीं जा पाया था, ठीक। कहाँ पर भाई, यह ब्यास नदी है ना, यह ब्यास, इसके आगे वह नहीं जा पाया, सिकंदर आगे नहीं जा पाया। क्यों? उसकी सेना ने इनकार कर दिया। ब्यास नदी के पास बाद कौन सी नदी पड़ती है? सतलज। सही लिख रही हूँ ना बेटा? आपको नदियाँ पता है ना? हाँ, सतलज के बाद, इसके बाद क्या होगा? रावी, चिनाव, ठीक, चिनाव, झेलम, ये हो गया सिंधु, ठीक है ना। ऐसे ही है, नहीं है तो भाई यूट्यूब के लोग, ये नदियाँ हमने अगर कहीं गड़बड़ हो तो भाई समझ लीजिए, क्योंकि आखिरी हमें चर्चा तो इसी की करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये ऐसे ऐसे नदियाँ बना लीजिए, है ना। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ नदियाँ। ये सतलज नदी हो गई, ये रावी नदी हो गई, ये चिनाव नदी हो गया, ये झेलम नदी हो गया, ये हो गया सिंधु नदी। भाई अब सिंधु नदी से खैबर दर्रा होते हुए तो ये इधर आए हुए थे। ये क्या बना दे रही हूँ, ठीक है ना। यह वाला इलाका था ना पश्चिमोत्तर, तो भाई इसको पार किया और यहाँ पर ही आए, ठीक। यहाँ पर आए और यहीं पर इनका आखिरी पड़ाव था। ये क्या था? सीमा रेखा था, ठीक। ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़े। कौन नहीं बढ़ा? सिकंदर के सैनिक आगे नहीं बढ़े और ब्यास नदी ही इसकी सीमा रेखा थी। और यहीं पर 12 वेदिकाएं सिकंदर बनाता है और अपनी देवताओं की पूजा करता है, ठीक है ना।
यहाँ पर। अब आपको समझ में आया? हमने यही भाई पश्चिमोत्तर यही तो था। अब ये सारी नदियाँ यहीं आसपास होंगी ना, ठीक है ना। अब भूगोल वूगोल मुझे इतना नहीं आता, ठीक। समझ में आया? आया तो बहुआ ठीक, ना समझ में आया तो बताओ। भाई ये करें कि यह ब्यास नदी के आगे सिकंदर की सेना नहीं बढ़ती है, यहीं तक वह पहुंचती है। तो यहाँ पर सिकंदर अपनी सीमा रेखा निश्चित करता है। सैनिक आगे नहीं बढ़ते, सैनिकों को अपने घर परिवार की याद आ रही थी, बहुत दिन हो गया था, थक गए थे, इसलिए, ठीक। अब आगे, अब क्या हुआ कि सिकंदर जो है यहीं से इसी ब्यास नदी से क्या करता है, वापस चला जाता है, ठीक है ना। यहीं वापस चला जाता है। चलिए 2-4 लाइन और बंद कर दें, बहुत देर हो गया ना। चलिए अच्छा रोकती ही हूँ, अब क्लास बड़ी हो रही है शायद बहुत। थोड़ा सा और बता देती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ बेटा, ठीक है ना। नहीं तो ये कड़ी छूट जाएगी, क्योंकि ये बता देती हूँ, उसके बाद तो इन लोगों का प्रभाव बच रहा है ना कि सिकंदर यूनानी आक्रमण हुआ तो भारत पे कुछ प्रभाव भी तो पड़े। अब वो कल की क्लास में कर दूँगी, ठीक। चलिए साथ में लिख लीजिए, सिकंदर ब्यास नदी से वापस हो गया। सिकंदर ब्यास नदी से वापस हो गया, ठीक। सिकंदर वापस होने से पहले, सिकंदर वापस होने से पहले अपने विजित क्षेत्रों को, अपने विजित यानी जो जीते हुए इसके क्षेत्र थे, विजित क्षेत्रों को क्या करता है, 6 भागों में बांट दिया। सिकंदर भारत से, पश्चिम उत्तर भारत से जाने के पहले ही ये इसके पास जो भी क्षेत्र यहाँ जीते थे, उसने इसको 6 भागों में बांट दिया, ठीक। सिंधु नदी के पूर्व वाला भाग, सिंधु नदी के पूर्व वाला भाग भारतीयों के नाम करता है, ठीक। और जो बाकी 3 करता है, सिंधु नदी के पार जो होता है, इसके पार ये 3 होता है, यह भारतीयों के नाम करता है। और सिंधु नदी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये इस वाला जो 3 ठो है, इसको यूनानियों के हवाले कर देता है, नाम कर दिया। और बाकी 3 यूनानियों के नाम कर दिया। बात समझ में आ रही है? यह बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो समझा रही, ठीक है ना भाई। हमने यह बताया कि सिकंदर ब्यास नदी से वापस हो गया, और वापस होने के पहले ही वह अपने यहाँ के जीते हुए क्षेत्रों को क्या करता है, 6 भागों में बांट देता है। 3 भाग भारतीय राजाओं को सेनापति बना के बैठा देता है, और 3 भाग यूनानी सेनापति के हवाले कर देता है। भाई
अब ठीक है, समझें। सिकंदर, मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है ना। सिकंदर विजित क्षेत्रों को, फिर से विजित क्षेत्रों को भाई 6 भागों में बांटता है, बांटता 6 भागों में बांट दिया। और इसी 6 भागों में क्या किया, सेनापति नियुक्त कर दिया, नियुक्त कर दिया। किसने सेनापति नियुक्त किया था, सिकंदर ने। और फिर क्या कर दिया, यह वापस चला गया, वापस चला गया। ठीक, जब वापस चला गया सिकंदर तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, जब सिकंदर बेबीलोन चला जाता है, लेकिन सिकंदर की मृत्यु के पहले ही जहाँ पर यूनानी सेनापति थे वहाँ पर विद्रोह हो जाता है स्थानीय लोगों से। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने यूनानी सेनापतियों को मार दिया। ठीक, भाई अपने कब्जे में कर लिया। नहीं समझ में आ रहा है, ओफो कैसे समझाएं। अब देखिए हम आपको लाइन खींच रहे हैं, ठीक है ना। इसे मानते हैं सिंधु, ठीक, सिंधु के इस पार भाई इसने 6 भागों में बांटा, यहाँ हमने बताया 6 भागों में। ठीक, तो जब 6 भागों में बांटा तो ये वाला एक भाग अंभी को सेनापति बना देता है, दूसरा पोरस को बना देता है, पोरस को सेनापति बनाया। ठीक, अब एक जो है अभिसार को क्या करता है भाई, ये जो पूरब वाला एरिया है, सिंधु नदी के पूरब वाला एरिया, पोरस अभिसार को क्या करता है, सेनापति बनाता है सिकंदर अपने राज्य के अधीन। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी 3 हैं, 1 2 3। अब यहाँ पर है तो यहाँ पर पेथन को सेनापति बनाता है, पेथन। ठीक, और यहाँ पर नियार्कस, और नियार्कस के साथ एक फिलिप नाम का भी व्यक्ति जुड़ जाता है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर जो है एक नाम है अक्सियर्स, यह नाम अक्सिएटर्स। अब यह नाम को लेकर के थोड़ा सा मुझे भी संदेह देखिए, ठीक है ना। अगर आपको पता हो तो यहाँ पर नाम सुधार लीजिए, क्योंकि एक अलग अलग शब्दों में नाम लिखा हुआ था, मुझे जो सही शब्द लगा वही लिख रही हूँ। ठीक है ना। अब ये यूनानी नाम है भाई, इतने अच्छे नाम है कि मैं ले ना पा रही हूँ। ठीक है ना। ये है अक्सिएटर्स। ठीक, तो ये यूनानी सेनापति थी। ये जो लोग थे ये कौन थे, यूनानी सेनापति थे भाई, सेनापति। ठीक, और यहाँ वाले ये कौन थे, भारतीय सेनापति थे, सेनापति। लेकिन यहाँ वाला जो हिस्सा है ये पेथन, नियार्कस और अक्सिएटर्स, जो यहाँ जो सेनापति, यहाँ के सेनापतियों से यहाँ के स्थानीय लोगों में विद्रोह हो जाता है और इनको मार के भगा देते हैं, मार डालते हैं और कब्जा कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे, बहुत लंबा क्लास हो गया है। अब हमारा यूनानी का भारतीयों पे जो प्रभाव है अब उसकी अगली क्लास में, है ना। चलिए ठीक है, अच्छा अब यहीं तक रखती हूँ। जो बात हो आपके पास नहीं समझ में आया, अब तो मैं नहीं बेटा समझाऊंगी, बहुत समय हो गया। कल लिख के ले आना, मैं पहले आपको समझा दूंगी, उसके बाद ही
काम करवाऊंगी, ठीक है ना। चलिए।